हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर थर्ड को। जब फ्रेंड्स आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम 25 तारीख से शुरू हैं तो आपका पेपर थर्ड लगभग में 28-29 तारीख में आपका पड़ रहा होगा। 27 तारीख में समथिंग में है शायद पेपर ये थर्ड वाला आपका। तो थर्ड वाला पेपर हमारा है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, हम इसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को करने के बाद और हम अपने ही इसी चैनल पर आपको इसी पेपर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी हम एक अलग से फाइल लेकर आएंगे जो हम आप यहाँ पर आपके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको 25 से 30 नंबर का आसानी से फंस जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इसमें जो है वो पार्ट ये फर्स्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी जेन्युइन जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब पेपर्स की और हमारे पास जो समथिंग में 2500 प्लस क्वेश्चंस की MCQs, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की PDF है आपके नोट्स से रिलेटेड, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसका अगर आप ओनली वो परचेज करेंगे ओनली आप 2500 अगर आप MCQs परचेज करेंगे तो इसका प्राइस रखा गया है आपका सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, 120 रुपये ही इसका प्राइस रखा गया है, जिसको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। आपको सिंपल करना ही होगा कि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 88 599 37 417। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा और सारी जानकारी आपको इसी से मिल जाएगी। अगर ये नंबर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप की लिंक है, आप वहाँ से जाकर आसानी से मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका पेपर थर्ड रहेगा। ये पेपर थर्ड है, 2021 में पूछा गया था, सीरीज थी ए। ठीक है, 80 नंबर का प्रश्न है और 1.5 घंटे का। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अगले ही नेक्स्ट वीडियो में कि क्या नेगेटिव मार्किंग कैसी रहती है इसमें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सबसे पहले प्रश्न पर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि नेतृत्व की अवधारणा क्या है? समाज की विशेष जाति वर्ग का विकास, या समाज में विशेष व्यक्ति स्थान निर्धारण, समाज के कुछ वर्गों को विघटित करना, या समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना। तो आपको पता होना चाहिए कि नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप कौन करता है? जो समाज में एक उन्नति, एक ऊर्जा प्रदान करे। तो क्या है इसका आंसर? होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर सके। ठीक है, अगला हमारा है नेतृत्व का अर्थ क्या है? तो नेतृत्व का अर्थ क्या है? अब आप देख सकते हैं कि सामान्य वक्ता होना, सामान्य वक्ता तो सभी बन जाते हैं। संगठन में प्रतिष्ठित होना, ये भी नहीं हो सकता आपका। संगठन को प्रेरित कर विकसित करना, अब अगर संगठन को कोई प्रेरित करेगा वही तो हमारा नेता कहलाएगा। आपने देखा होगा जो नेता होते हैं वो समाज को प्रेरित ही तो करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, संगठन को प्रेरित करते हैं और विकसित करते हैं, क्योंकि उनकी वो काम ही होता है लीडरशिप करना। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा 3। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, इस कथन को किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स, ये बात कही है आपकी स्टॉकडेल ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संरचनात्मक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नेतृत्व पर किस शिक्षा शास्त्री ने बल दिया है? अगर ऐसी बात की जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, YC चैंग ने। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे नेता के मुख्य कार्य क्या है? तो एक अच्छे नेता में ये सभी कार्य होने चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नेतृत्व की विशेषताएं क्या है? आखिर में नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। ये सारी होनी चाहिए। आदर्श आचरण होना चाहिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, बहु उत्प्रेरणा की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावहीन शैली कौन है? तो प्रभावहीन शैली आपकी कौन है? तो प्रभावहीन शैली हमारी संभवता मूलक शैली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, एक असफल नेता में कौन गुण होता है? वो हमेशा असफल हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्या कह रहा है? नेतृत्व प्रक्रिया के मूल कार्य क्या है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए? तो इसमें जो साधन है वो नहीं होना चाहिए दल के सदस्यों को प्रेरित न करना। आंसर ऑप्शन नंबर सी।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि गुण व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व के क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी सिद्धांत हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, कितने नेतृत्व व्यवहार के मुख्य कार्य क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने बताए हैं। तो क्रेचफील्ड ने 11 बताए हैं, 11 व्यवहार बताए हैं नेतृत्व के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है आकस्मिकता सिद्धांत किस विद्वान ने बनाया है। तो आकस्मिकता सिद्धांत जो है ये बनाया आपका फ्रेड ई फिडलर ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। संप्रेषण उद्देश्य पूर्ण द्वितीय पक्ष निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रेषकर्ता होता है और एक दाता होता है। अगला हमारा संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है। तो इसमें है संप्रेषण शाब्दिक नहीं होती। ठीक है, ये शाब्दिक नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला है संप्रेषण के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य भिन्न है। तो संप्रेषण के उद्देश्यों में जो हमारा भिन्न है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के विचारों में महत्व न देना। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के विचारों को महत्व न देना। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तथ्यों में कौन सही है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य वाहक कौन होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य वाहक होता है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश वाहक, संदेश माध्यम और संदेश प्राप्त करता। हमारा अगला प्रश्न है संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है। तो संप्रेषण की जो विशेषता भिन्न है वो है दोनों वर्गों में कोई संबंध स्थापित नहीं करनी है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, बाड़ी, चक्षु, मुख्य मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण हैं। तो ये सभी अशाब्दिक संप्रेषण है, क्योंकि इनमें हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। हमारा अगला प्रश्न है संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन है। तो संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत आपके सभी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आ गया 23 नंबर का प्रश्न, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन है। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं ये सभी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण प्रक्रिया का ना होना। आंसर सी। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन में कौन तत्व प्रमुख हैं। तो शैक्षिक प्रशासन में आपके जो तत्व प्रमुख हैं वो ये सभी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में से कौन सा तत्व भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठित मानवीय व सहयोगात्मक तत्वों में असमानता। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 में। आपको पता होगा कि 1813 का आज्ञापत्र आया था, उसके बाद भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद फैल गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है और प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जो खत्म करने आए थे वो थे लॉर्ड मैकाले। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति क्या की थी। तो इसकी की थी एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में से कौन सा तत्व भिन्न है। तो इसमें हमारा जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिकता की त्रुटि। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। तो शैक्षिक प्रशासन की जो आपकी प्रकृति है वो आपकी वैज्ञानिक एवं कलात्मक दोनों है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक प्रशासन की ये सभी उद्देश्य उक्त सभी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रण प्रवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है वो आपकी 1985 में की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सर्वप्रथम कब और कहाँ खोला गया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1979 दिल्ली में खोला गया। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्य कौन है। तो एनसीईआरटी के ये सभी शैक्षिक कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य क्या है। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है
शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षा प्रशासन के आपके 2 प्रकार होते हैं, प्रकृति एवं सत्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदाय के मुख्य कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य ऑप्शन नंबर ए, आयोजन, व्यवस्था, संप्रेषण नीति, समन्वय, मूल्यांकन। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब और किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1953 में राधाकृष्णन द्वारा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है आपका 9 होती है वो संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन विभाग सम्मिलित किए गए? तो इसमें आपकी शिक्षा, कला, महिला व बाल विकास, संस्कृति, युवा कार्य व खेल विभाग, ये सभी विभाग यहाँ शामिल किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 42, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुई और किस आयु के वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई? तो ये 2001 में हुई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के कार्य क्या है? तो एनसीईआरटी के ये सभी कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न को भी मैंने आपको जो नोट्स दिया है, नोट्स जो मैंने अभी तक जो 3 वीडियो में संपन्न कराया है, आप देख सकते हैं कि उसी नोट्स से आपको इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो नोट्स बिल्कुल से बेकार नहीं है। अगर वो नोट्स हमने आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराया है, अगर वो इंडिविजुअल नोट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ 50 रुपये फीस रखी गई है, सिर्फ 50 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आप उस नोट्स को परचेज कर सकते हो और उस नोट्स से आपके चारों के चारों पेपर में लगभग 100 क्वेश्चंस तो फंसने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1945, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन स्थान नीपा में के क्या कार्य हैं? तो नीपा के जो कार्य है वो है अनुसंधान, प्रशिक्षण, नई खोजों का प्रसार, परामर्श, सेवाएं देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आप जान सकते हैं कि 1986 की शिक्षा नीति आई तभी बनाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टि से कौन व्यक्ति होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री के क्या कार्य हैं? तो शिक्षा मंत्री के क्या कार्य है? तो शिक्षा मंत्री के ये सभी कार्य शिक्षा मंत्री के। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है कि जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन का कार्य के लिए कौन अधिकारी अधिकृत है? तो जिला स्तर पर आप देख सकते हैं कि जिला स्तर पर आपके क्या होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का आपका जो शैक्षिक प्रशासन है ये आपका 3 में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा निदेशालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज ही आपको शाम तक इसकी भी सेकंड पार्ट की भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें 50 क्वेश्चंस और कवर किए गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको घबराना नहीं है, आपके सारे पेपर की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यदि आप नोट्स की PDF लेना चाहते हो, जो नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी PDF के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। पे कहाँ करने होंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, व्हाट्सअप नंबर पड़ा है, उस पर मैसेज कीजिए, पे कर दीजिए और स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।